चांदनीपुर नाम के गांव में सभी लोग खेती का काम किया करते थे, पर किसी के पास भी खुद के खेत नहीं है। सभी लोग सिर्फ नाम के किसान हैं। गांव की सारी जमीनें वहां के जमींदार भीरू के पास हैं और वो खुद बहुत बड़ा लालची है। भीरू हमेशा किसानों का फायदा उठाता है और उनके काम के बदले उन्हें बहुत कम दिहाड़ी दिया करता है। आज मेरे खेतों में 20 किसान की ज़रूरत है। जिसको आना है वो आ सकता है, पर एक बात मैं पहले ही बता दूं कि दिन भर काम करने के बाद मैं तुम्हें 50 रुपए ही दूंगा। पर मालिक, एक दिन काम करने की दिहाड़ी तो 500 रुपए है। आप तो बेहद कम दाम दे रहे हैं। इतने पैसे देकर भी मैं तुम लोगों पर एहसान ही कर रहा हूँ। हाँ, काम की ज़रूरत तो है, पर इसका ये मतलब तो ये नहीं है ना कि हम लोग मुफ्त में काम करें। तुम लोगों को काम करना है तो करो, नहीं तो मैं दूसरे कस्बे से मजदूर लेकर आऊँगा, तो तुम लोगों को ये काम भी नहीं मिलेगा। भीरू के दूसरे गांव के मजदूर लाने की बात सुनकर किसान घबरा जाते हैं, क्योंकि सभी किसानों को काम की जरूरत थी। इसलिए किसान मन मार कर उसके खेत में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। भाइयों, इस बार तो हम लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, पर अगली बार से हम सभी एकजुट हो जाएंगे और जब तक जमींदार हमें ठीक दिहाड़ी नहीं देगा तब तक हम लोग उसके खेत में काम नहीं करेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। बड़े आए थे 500 रुपए में काम करने वाले और 50 रुपए में काम कर रहे हैं। इन किसानों से कैसे काम निकालना है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। काम खत्म करने के बाद सभी किसान एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक योजना बनाते हैं कि चाहे सभी को भूखा ही क्यों ना मरना पड़े, वो अब जमींदार की शर्तों पर काम नहीं करेंगे। फसल बोने का वक्त आता है और भीरू किसानों को काम के लिए बुलाने जाता है। चलो सभी लोग, बुआई का समय हो चुका है। जल्दी से मेरे खेतों में फसल बो दो। पहले तुम हमारी दिहाड़ी पक्की करो, तभी हम लोग तुम्हारी खेतों में बुआई के लिए आएंगे। मैं तुम्हें रोज काम करने के 100 रुपए दूंगा। नहीं, इस बार तुम्हारी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। हम लोग हमारी मेहनत का पूरा पैसे लेंगे। 100 दिन क्या रोज के कम है? हाँ, बहुत कम है। हमने तुम्हें पिछली बार भी कहा था कि आगे से हम लोग 500 रुपए एक दिन की दिहाड़ी लेंगे। सभी किसान इस बात पर अड़ गए कि वो 100 रुपए में काम नहीं करेंगे। इसलिए भीरू जमींदार एक नई चाल चलता है। अरे भाई, तुम लोग नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हें अपने खेतों में काम करने के सिर्फ 100 रुपए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि 100 रुपए के साथ साथ तुम लोगों को अपने फसल का कुछ हिस्सा भी दूंगा। फसल का हिस्सा देने की बात सुनकर सभी किसान हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भीरू जैसा लालची और कंजूस जमींदार उनको फसल का हिस्सा देने की बात कर रहा था, पर सभी को भीरू की बात पर यकीन नहीं था। क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम हमें 100 रुपए दिहाड़ी के साथ जब फसल पककर तैयार होगी तब तुम उस फसल का कुछ हिस्सा हमें भी दोगे? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम लोग मेरा यकीन करो, मैं अपनी फसल का 1/4 हिस्सा तुम लोगों में बांट दूंगा। पर अगर तुम फसल पकने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो? भीरू समझ जाता है कि इस बार किसान बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं, इसलिए वो उनको यकीन दिलाने के लिए कागज में लिख कर देता है कि वो अपनी फसल के भाग का 1/4 हिस्सा किसानों को देगा। अब तो हम भी इस फसल के हिस्सेदार हैं, इसीलिए अब हमें खेतों को अपना समझकर ही काम करना होगा। सही कहा भाई तुमने। अगर हम लोग कड़ी मेहनत करके अच्छी फसल उगाएंगे तो उसमें से बहुत सारा अनाज निकलेगा और तब हम लोगों को भी ज्यादा अनाज मिलेगा। सभी किसान अब भीरू के खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। 6 महीने तक काम करने के बाद खेतों में लहलहाती फसल पककर तैयार हो जाती है। सभी किसान फसल काटते हैं और जब अनाज बांटने का समय आता है तो भीरू अपनी बात से मुकर जाता है।
तुमने तो हमें लिखकर भी दिया था कि तुम अपने फसल का 1/4 हिस्सा किसानों को दोगे। हाँ कहा था, पर मैं तुम लोगों को अनाज नहीं दूंगा। मैं सभी किसानों को अनाज में से जो निकला भूसा है वो दूंगा। पर बात तो अनाज देने की हुई थी ना, और हम लोग अनाज ही लेंगे। भीरू अनाज देने से साफ मना कर देता है। अब सभी किसान चंदू के पास जाते हैं, क्योंकि इस गांव में सिर्फ चंदू ही एक पढ़ा लिखा आदमी है। वो किसानों की पूरी बात सुनता है और उनको ये मसला कोर्ट में ले जाने के लिए कहता है। ये मसला कोर्ट में जाता है। जज साहब, बीरू ने हमें बुआई के वक्त फसल का 1/4 हिस्सा देने की बात कही थी, और अब वो अपनी बात से मुकर रहा है और हमें अनाज के बदले भूसा दे रहा है। ये बात झूठी है। मैंने इन्हें अनाज के भाग का कुछ हिस्सा देने के लिए कहा था, और भूसा भी अनाज का ही एक हिस्सा है। मैं सभी किसानों को सारा भूसा देने के लिए तैयार हूँ। भीरू जज साहब को वो कागज दिखाता है जिसमें उसने किसानों को अनाज का हिस्सा देने की बात लिखी थी। इस कागज में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि भीरू किसानों को अनाज देगा। इसमें लिखा है कि किसानों को वो अनाज का कुछ हिस्सा देगा, और अगर वो भूसा दे रहा है तो भूसा भी अनाज का ही एक हिस्सा है। इसीलिए किसानों को भूसा लेने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जज भीरू के लिखे हुए कागज को नजर में रखकर फैसला सुनाते हैं, जिससे भीरू बेहद खुश हो जाता है और सभी किसान बेहद दुखी हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? अब तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, और क्या कर सकते हैं? चुपचाप भूसा ले लेते हैं, नहीं तो बाद में वो भी नहीं मिलेगा। और सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। अगर हमारे दिल में पाप नहीं है तो ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। अब सभी किसान भूसा रख लेते हैं। किसानों की इस हार से भीरू बहुत खुश हो जाता है। बड़े आए थे कोर्ट में केस लड़ने वाले। कुछ वक्त के बाद गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिससे वहां के कमजोर घर टूट जाते हैं। भीरू का गोदाम भी टूट जाता है और उसका सारा अनाज खराब हो जाता है। जिन जिन लोगों के घर टूटे हैं, सरकारी योजना के तहत उनके लिए नए घर बनवाती है। देखा, ऊपर वाला हमारे साथ है। अब कस्बे में भूसे के घर बनाए जाएंगे और सरकार किसानों से भूसा खरीदेगी। पर भूसे के घर क्यों बनवाए जा रहे हैं? अगर फिर भूकंप आएगा तो घर दोबारा न उड़ जाए, इसीलिए हल्के घर बनाने की योजना आई है कि अगर घर टूटेगा भी तो उसमें रह रहे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अब गांव में भूसा सिर्फ किसानों के पास था, इसलिए सरकार किसानों से अच्छे दाम में भूसा खरीदती है, जिससे सभी किसानों को बहुत फायदा होता है। ये देखकर भीरू को बहुत जलन होती है। मैंने खामखा इन किसानों को भूसा दे दिया। इनसे अच्छा तो मैंने अनाज ही दे देता। अब मेरे पास ना रहा अनाज, ना रहा भूसा। अगर मेरे पास अभी भूसा होता तो कम से कम भूसा बेचकर पैसे तो कमा ही सकता था। पर इस बार मैं किसानों को अनाज दूंगा और भूसा खुद रखूंगा। अब भीरू फिर से किसानों को अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाता है, पर इस बार वो किसानों को अनाज देने की बात करता है और खुद भूसा रखने की सोचता है। इस बार मैं खुद अपने लिए भूसा रखूंगा और तुम्हें अनाज दूंगा। क्या तुम इस शर्त पर मेरे खेतों में काम कर सकते हो? और ये देखो, मैंने कागज पर भी साफ साफ लिख दिया है कि मैं सभी को अनाज दूंगा। किसान भीरू का लिखा हुआ कागज पढ़ते हैं और उसके खेतों में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। भीरू के मन में लालच है कि इस बार वो भूसा बेचेगा और बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। चलो, इस बार हमें अनाज मिल रहा है। कम से कम अब हमें अनाज तो बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। सभी किसान फिर से भीरू के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। इस बार भी किसान मन लगाकर खेतों में काम करते हैं और अच्छी फसल उगकर तैयार हो जाती है। इस बार भीरू सभी को अनाज देता है और खुद भूसा रखता है। अब तो मैं इस अनाज से अपने पूरे साल का गुजारा कर लूंगा। इस बार सारा भूसा मेरे ही पास है। मैं सरकार को ऊंची कीमत पर सारा भूसा बेचूंगा।
भीरू ऊंचे दाम पर सरकार को भूसा बेचने का ख्वाब देख रहा था कि तभी बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तेज बारिश से गांव में बाढ़ आ जाती है और भीरू का सारा भूसा बाढ़ में बह जाता है। पहले भूकंप से मेरा गोदाम टूट गया और अनाज खराब हो गया और इस बार बाढ़ में पूरा भूसा बह गया। देखा बीरू के लालच और कंजूस होने का नतीजा। आज उसके पास पूरे कस्बे की जमीन है पर ना उसके घर में आज अनाज है और ना ही भूसा। भीरू समझ जाता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद ही है, इसलिए वो अब लालच को छोड़कर सभी किसानों को अपने खेत में काम करने के बदले उचित दाम देता है। अब सभी किसान और भीरू मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं और साथ में खेती करने लगते हैं। बिलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहां चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते और महीने में एक आध बार अपने गांव बिलासपुर आते। गांव की औरतें कुछ न कुछ छोटे मोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थीं। कहाँ जा रहे हो बेटा मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे अब्बू शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड्डा भूमर चाचा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और अब्बू के ना आने तक तुम अपनी अम्मी के साथ ही रहना। उस वक्त मूसलाधार बारिश का वक्त था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आके चले जाने का इंतजार कर रहे थे। अम्मी, अब्बू कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत जोरों से बारिश होना शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वहीं मोनू के अब्बू वहां पर आ जाते हैं। मोहतरमा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना हम यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना, सब कुछ तो यही है। हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। अब्बू, आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड्डा तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तब उन्हें घूमर चाचा आवाज देते हैं। अरे चंद्रकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहाँ चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान ले चलो। कुछ राशन हो तो वो भी ले लो और वहाँ पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जानें बचेंगी। वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे घर में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे। चंद्रकांत अपने खानदान और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि मोनू ने अपने साथ किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है अम्मी। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं और सारे ही जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार चला गया। किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात। नदी के तट पर गांव वाले बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद ना राशन बचा और ना ही ठिकाना। पानी भी वक्त के साथ साथ भरता जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमें खुद इंद्रदेव से दुआ करनी होगी, तब जाकर कुछ तरकीब निकलेगी। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हे इंद्रदेव, रहम करो। हमारे साथ बच्चे और बूढ़े भी हैं। रहम करें, उन बेचारों की जान खतरे में है।
उनकी दुआ सुनकर एक बड़ा सा उजाला आता है और इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इस बारिश का कारण खुद पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम पर बारिश रोक कर रहम तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। तुम्हारे बेटे के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वो जितने भी घर बनाएगा वो बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही बारिश खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए और मोनू ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा वो देखते ही देखते वो बड़े से कागज के घर बन गए। सारे विलासपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अभी भी जोरों से चल रही थी। अम्मी, मुझे बेहद जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर पाए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के कागज की कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। क्या हुआ चंद्रकांत बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरा बच्चा और बेगम दोनों भूख से करहा रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो खतरा ना आ जाए। जैसे तैसे जाकर अब बारिश हमारे घरों में नहीं आ रही है, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका है। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला है। अगर वहां जैसे तैसे पहुंच जाएं तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पे भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है। अगर हम वहां चलकर वहां पर कुछ इंतजाम कर सकते हैं तो बहुत भला होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे गांव विलासपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहाँ तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं हमारे घर का बचा खुचा राशन भीग गया होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ से लौट जाना ही ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी में रखा हुआ है। अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चलें तो हमारा काम बन जाएगा। रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के घर जाकर जो घर पानी से आधा भरा हुआ था वहां से राशन की टंकी ले लेता है। घुम्मड़ चाचा और चंद्रकांत सारा राशन लेकर कागज के गांव पहुंचते हैं। उनके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ दिन और यहाँ अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे 2 दिन बीतने के बाद बारिश हल्की कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारा विलासपुर गांव, वहां जाकर हम रहने लगेंगे। कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाती है। सारे बेहद खुश हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव इंद्रदेव के कहने के तहत गायब हो जाता है। सारे अपने गांव विलासपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं डूबे। ये जरूर इंद्रदेव का करिश्मा है। ये अब मैं अपने असली घर में रहूंगा। हाँ बेटा, तुम अब यहाँ पर रहोगे। सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी विलासपुर में अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।